सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम बात करेंगे उस संदर्भ में जो अब इस देश में बाकी सारे राज्यों से हटकर केवल इस राज्य पर केंद्रित हो गया है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन इस राज्य में चुनाव का माहौल अभी से ही तैयार हो गया है। कुल मिलाकर इस समय उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी घट रहा है वो आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही घट रहा है। चाहे सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें और चाहे विरोधी दलों की बात करें, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम छोटे छोटे दल भी अब अपनी जमावट में लग गए हैं। तो ऐसे जमावट के जोर में और शोर में कांग्रेस कैसे अछूती रह जाती। कांग्रेस ने भी हाथ पांव मारने चालू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कमान गांधी परिवार की आखिरी उम्मीद के तौर पर भारतीय राजनीति में एक समय आंकी जा रही प्रियंका गांधी के ऊपर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व देते हुए उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी। उस कमान का कमाल यह रहा कि उत्तर प्रदेश में 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी कुल जमा 1 सीट पर सिमट गई और कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव हार गए। लेकिन प्रियंका गांधी जिस परिवार से ताल्लुक रखती है, इस पराजय के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा, अपने प्रयासों को कमतर नहीं होने दिया और पिछले 3 साल से सतत रूप से वह उत्तर प्रदेश में पार्टी की जड़ों को सिंचित करने में जुटी हुई है। उनकी सक्रियता समय समय पर निशाने पर भी आती है। कभी वह अचानक उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय दिखाई देती हैं और कभी एकदम परिदृश्य से गायब हो जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों में बमुश्किल 5-7 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी अभी भी प्रासंगिक तब हो जाती है जब प्रियंका गांधी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अभी भी यूं ही हुआ। तकरीबन 1 माह के अंतराल के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। वहां पर उन्होंने कई बैठकें की। इसके अलावा वह रायबरेली और अमेठी की ओर भी रुख कर रही हैं। लेकिन उनके आने की आहट के साथ ही खलबली मची और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधिवत एक ट्वीट किया, जिसके अंतर्गत यह इंगित किया कि पिकनिक बनाने के लिए प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश पधारी हैं। क्या एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी का दौरा पिकनिक की नजर से ही देखा जाएगा या उनके प्रयासों को कहीं गंभीरता से लेने की जरूरत वर्तमान राजनीतिक परिवेश में है? इसी पर आज का हमारा विषय केंद्रित है। इसीलिए हमारा विषय है मिशन यूपी पर प्रियंका। उसके संदर्भ में हम आज पूरी बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीतिक हालातों का जायजा लेने की कोशिश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अप्य प्रसिद्धम यश से मिहि पुंसमान्या साधारण मेव कर्मा, अर्थात किसी के द्वारा न किया गया असाधारण कार्य ही मनुष्य के लिए यश का कारण होता है। कालिदास ने हमें यह विचार सूत्र दिया था। इस विचार सूत्र का आशय यह है कि असाधारण कार्य जिसे सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता है, उसको करने से ही यश की प्राप्ति होती है। प्रियंका गांधी को अपने परिवार के द्वारा पूर्व में किए गए ऐसे कार्यों के कारण तो यश प्राप्त है, लेकिन स्वयं उनके द्वारा यह असाधारण कार्य संभव है कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, वो कांग्रेस विधानसभा में दहाई का आंकड़ा छूने के लिए तरस जाती है। लोकसभा 80 सीटें प्रदेश को देने वाला राज्य, वहां पर कांग्रेस 1 या 2 सीटों पर सिमट जाती है। क्या उस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कोई करिश्मा कर देंगी? इसकी रोशनी में अपने विचार के आधार पर आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के संजीदा प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी खासतौर पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विचार व्यक्त करने के लिए पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ शिव कुमार बेरिया जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सम्मानजनक नाम है, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही देश प्रदेश की राजनीति पर अपनी सटीक टिप्पणी के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से ही समझना चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई, 3/4 से भी ज्यादा प्रदेश में बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने उनके दौरे को पिकनिक करार दिया। सुरेंद्र राजपूत जी, कितना मन को भेद गया
स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान या टिप्पणी या ट्वीट? देखिए, किसी भी पार्टी की, हिमांशु भाई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष को या प्रभारी महासचिव को ये कोई अच्छी बात तो कहने वाले नहीं। ये परंपराएं जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक नए रूप से तैयार की है। स्वतंत्र देव सिंह जी अपने आप ही को भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि हाई स्कूल की मार्कशीट में उनका नाम कांग्रेस सिंह है। उनके माता पिताजी ने बड़े प्यार से उनका नाम कांग्रेस सिंह रखा था, तो वो उस सब चीजों को भूल जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, उनकी निर्मम मीमांसा क्या है, हम उनसे एक सीमा से ज्यादा अच्छी चीजों की उम्मीद भी नहीं कर सकते। मेहनती नेता है, अपना मेहनत करें, अच्छी बात है। यहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी या कांग्रेस सिंह जी क्या कह रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। जनता क्या कह रही है और जनता में किस तरीके की बातें हो रही हैं, उसको लेकर के जरूर बात हम लोग करेंगे। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, पिछले 5 साल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे उन्होंने कहा हो कि 70 लाख नौकरियां देंगे, चाहे उन्होंने कहा हो कि 1 GB का हम डेटा हर महीने देंगे, चाहे उन्होंने कहा हो कि लैपटॉप सभी लोगों को देंगे, बच्चों को, चाहे उन्होंने कहा हो टैबलेट सबको देंगे, इस तरीके के कम से कम 1 सैकड़ा वादे उन्होंने किए थे। तो उन सारे के सारे वादों को अगर आप कसौटी धरातल पर कसेंगे तो एक भी वादा पूरा हुआ हो तो आप बता दीजिए। आपके सामने है सारी चीजें कि अगर उन्होंने 70 लाख नौकरियों की बात छोड़ दी है, 7 लाख नौकरी भी दी हूं। पिछली सरकार की दी हुई नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट करके कह रहे हैं कि साहब हमने 4 लाख नौकरियां दे दी। कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा में उतराती हुई लाशें थी, वहां पर आप साफ साफ देखिए कि वहां के शमशानों को कब्रिस्तान बनाने का काम किया। वहां पर गड़ी हुई लाशें आज भी अपने अंतिम तर्पण का इंतजार कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में जा रही हैं। किसानों को लेकर के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की पूरी झंझावत चल रही है, वो भी आपके सामने है। न तो गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है। ये लोग कहते हैं 1,43,000 करोड़ हमने गन्ने किसानों को दे दिया। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से दिया हो। अरे भाई, 3-3 साल से गन्ने के किसान ने आपको गन्ना दिया था, उसकी चीनी बेच करके उसका ब्याज खा गए आप लोग, उसके बाद आप गन्ने किसान का पैसा दे रहे हैं। गन्ने का किसान अगर बैंक से आपका पैसा लेता है, कर्ज लेता, तो उसका तो ब्याज उसको चुकाना पड़ता है। और गन्ने के किसान का पैसा आप 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल में देते हैं। 12,000 करोड़ रुपया इस वक्त बकाया है उनका, तो आप उसके बाद उसका कोई ब्याज नहीं देते हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि गन्ने का किसान हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांवों में घुसने नहीं दे रहा है। उसके बाद आप आ जाइए महिलाओं की सुरक्षा पर। हाथरस हत्याकांड हो तो आपको याद होगा, और उसके बाद क्या नाम, उसके 20 से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जिस जिले को आप उठा लीजिए, उस जिले में महिलाओं के प्रति चाहे सामूहिक बलात्कार हो, चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे और दुर्घटना हो, चाहे उनको जला के मार दिया गया हो, वो सारी की सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। महिलाओं के सम्मान के नाम पर यह सरकार आई थी। कभी कह रहे थे कि कौन सा वो बनाएंगे, कौन सा रोमियो स्क्वाड या पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे। क्या हुआ वो आपके सामने है। इसके बाद आप मजदूरों के बात। सुरेश जी, बहुत विनम्रता के साथ बीच में आपको रोकता हूं। मेरा सवाल कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर था और आपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार की विफलताओं की एक लंबी फहरिस्त गिनाना शुरू कर दी। पर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की संभावनाएं योगी आदित्यनाथ सरकार की विफलताओं के आधार पर ही पैदा हो जाएंगी? क्या कांग्रेस की यह हैसियत है कि आप भाजपा की सरकार खारिज रही, भाजपा अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस विकल्प हो पाएगी? भाजपा की विफलता समाजवादी पार्टी को भुनाने का अवसर ज्यादा नहीं? क्या बहुजन समाज पार्टी को भुनाने का अवसर ज्यादा नहीं? कांग्रेस की संभावनाएं योगी आदित्यनाथ या भाजपा की सरकार की विफलता के आधार पर कांग्रेस के लिए हरी हरी कैसे हो जा रही है? थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना। पिछले 3 दशक से कांग्रेस की बर्बादी का इतिहास अगर पढ़ना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को पढ़ा जाना सबसे सरल तरीका है। उस बर्बादी की गर्त से उबरकर सफलता की इमारत रचने का फार्मूला प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किस तरीके से बन सकता है, यह सवाल है। कैसे उनके प्रयासों को पिकनिक का दर्जा न दिया जाए, इस संदर्भ में सुरेंद्र जी कुछ साझा करेंगे हमसे विचार?
बिल्कुल 100%। मैंने वही बातें आपसे शुरुआत की थी कि किसी की विफलताओं की भूमि पर ही तो आप अपनी बात कह पाएंगे ना। जब आपने पहले पक्ष में मैंने आपको उनकी विफलताएं बताई, अब मैं आपको सकारात्मक पक्ष कांग्रेस का रखने की बात करता हूं। और सारे के सारे विपक्षी दल सत्ता चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र भी चाहते हैं, अच्छी बात है। हम अपनी बात रखेंगे, हम बात रखेंगे एक प्रत्यक्ष एक विकास के मॉडल की, रोजगार परक विकास के मॉडल की। हम बात रखेंगे महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की। हम बात रखेंगे अपने इतिहास की कि कैसे हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, मनरेगा दिया। कैसे हम जो विकास की अवधारणा है उत्तर प्रदेश में, गांव गांव तक पांव पांव कैसे पहुंचेगी और नगर नगर डगर डगर कैसे पहुंचेगी, इन सारी संभावनाओं को श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव गांव ले जाने का काम हमारे सक्रिय कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको याद होगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब से आई हैं तब से खाली नहीं बैठी। आप उनको कुछ भी कह लीजिए कि कब आती हैं कब नहीं आती हैं। उम्भा की घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जब जब कोई बड़ी घटना हुई है श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहां पर मौजूद थी और अपना काम करके गई, सरकार को विवश करके गई है कि उन पर काम करें। उम्भा की घटना, उम्भा में दलितों का नरसंहार हुआ, प्रियंका गांधी जी वहां पर थी। उन्नाव की घटना कुलदीप सेंगर वाली हुई, प्रियंका गांधी जी वहां पर थी। आप हाथरस की घटना हुई, प्रियंका गांधी जी वहां पर थी। किसान आंदोलन में मुरादाबाद का वो लड़का शहीद हुआ, प्रियंका गांधी जी वहां पर थी। उसी तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी सहित पूरी कांग्रेस, अगर आप ध्यान देंगे तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, हर नगर में, हर गांव में, हर बूथ पर इस वक्त काम कर रही है। और हम बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार की विफलता क्या है। और हम लोगों का आखिरी सीएससी आपको याद होगा हिमांशु भाई, अगर किसी ने बनाई तो हमें गर्व है कांग्रेस ने बनाई है। उसके बाद ये सीएससी में डॉक्टर तक नहीं रख पाए। आखिरी नगर जो था उत्तर प्रदेश में नोएडा, वो कांग्रेस ने दिया। बाकी सारी की सारी पार्टियां उस नगर की जमीन को बेच करके अपना पार्टी का और धन कुबेरों का काम चलाने में लगे रहे। नोएडा जैसा अगर किसी ने दूसरा नगर बनाया हो तो मुझे बता दीजिए। तो हमारे पास विकास की एक प्रत्यक्ष प्रामाणिक संभावनाएं हैं। हम जनता के सामने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग धर्म की और सांप्रदायिकता की उससे बात से ऊपर उठ करके हमारी बात सुनेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हमारी मानेंगे और हम एक प्रमुख दल के तौर पर उभरेंगे, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को परिणाम से आश्चर्यचकित करेंगे। सुरेन जी, मैं शिव कुमार बेरिया जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और आपसे साझा करना चाहता हूं। 1985 सफलता की आखिरी कहानी थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तब से विफलता का सिलसिला है। इसी दौरान अंबेडकरवाद चला, लोहियावाद चला, हिंदुत्ववाद चला। अंबेडकरवाद के चलते बहुजन समाज पार्टी जगह ले गई, लोहियावाद चलाकर सपा अपना स्थान बना ले गई, हिंदुत्ववाद का सिलसिला चलाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और कांग्रेस लगातार घटती चली गई। क्या एक विकास के मॉडल के आधार पर सुरेंद्र राजपूत मान रहे हैं इन तीन वाद का मुकाबला आप कर ले जाएंगे? 7 सीटें जीती थी 2017 में आपने, 2021 में आपकी उपलब्धि है 7 में से 5 रह गए आप। 2 कागजों में आपके साथ हैं, बाकी भाजपा के साथ हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच क्या केवल नगर नगर डगर डगर की कहानी कहने से बात बन जाएगी? सुरेन जी, आपको गंभीरता से लिया जाए, आपको संजीदगी से लिया जाए, इसके संदर्भ में क्या इतने से काम बन जाएगा? देखिए, आपकी अपनी मीमांसा है। अगर आपकी निर्मम मीमांसा भी है हिमांशु भाई, तो वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको 1985 से आपने कहा तो मैं आपको 1984 का इलेक्शन याद दिला देता हूं। 1984 के इलेक्शन में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटें जीती थी। उसके बाद उसने अपनी सफलता की कहानी लिखी, तो आज उसकी सफलता है ना 303 सीटों पर वो है, हमें उसको मानना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम अपने चमोत्कर्ष पर 1984 में थे और उसके बाद आज यहां पर बिल्कुल नीचे आए हैं, तो नीचे से ऊपर जाने का ही हमारे पास रास्ता है। नंबर 1,
नंबर 2, जिस तरीके की राजनीति चली है उस पर लंबी बहस न की जाए तो बेहतर है। वो मंडल की राजनीति हो, कमंडल की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, सांप्रदायिकता की राजनीति हो, उस राजनीति को कांग्रेस ने करने से हमेशा परहेज किया और उस राजनीति को न करने का और देश के संविधान को मानने का अगर हमें जनता खामियाजा देती रही तो हमें वो भी स्वीकार रहा, लेकिन हमने जनता की आवाज बनने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 2009 में हमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद मिले थे, यह भी आपको 1985 के बाद याद रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो हमें अपने मतदाता पर, जनता जनार्दन पर भरोसा है कि लगातार जिस तरीके की राजनीति चल रही है यहां पर मुख्य मुद्दों पर बात ही नहीं होती, हमेशा मुद्दों पर, फैब्रिकेटेड मुद्दों पर बात होती है, शमशान कब्रिस्तान पर बात होती है। तो आइए क्यों ना विकास की बात करें, बेरोजगारी की समस्या कैसे खत्म हो उसकी बात करें। अगर हम मजदूरों को काम देने की बात करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, सभी तो अच्छी बात है। सुरेंद्र राजपूत जी के पास में इतिहास है और इतिहास में उन्हें हौसला देने के लिए भाजपा का उदाहरण है कि भाजपा 1984 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गई थी लोकसभा में और 2 से 303 तक पहुंच गई, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? तर्क है। पर हमारे साथ में शिव कुमार बेरिया जी हैं, वो इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं। क्या वाकई कांग्रेस किसी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देती है? बेरिया साहब, पिछली बार इसके सहारे आप सत्ता में बने रहने की कोशिश में थे, कहीं दिखे नहीं। उस कोशिश के तहत टिकते हुए तिनके की तरह जैसे आंधी में उड़ा जाता है, वैसे आप और आपके सहयोगी कांग्रेस दोनों ही उड़ गए। अब प्रियंका गांधी के आने से कोई चमत्कार बेरिया जी आपको दिखाई दे रहा है धरातल पर? क्या आपको स्वतंत्र देव सिंह की टिप्पणी गैर जरूरी महसूस हो रही है? आपसे सवाल। जी, मुझे प्रियंका गांधी जी की जो सक्रियता है जी, उससे जब जब वो उत्तर प्रदेश में आती है तो सक्रियता बढ़ती है जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ जोश आता है जी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से वापस जाती हैं जी, वैसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर अपने घर बैठ जाता है। जी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता खत्म हो चुका है। जी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लखनऊ या दिल्ली में बैठाए गए हैं या बैठे हैं, उन लोगों का काम आज भी कांग्रेस को कैसे निचोड़ा जाए, अंतिम खून भी कांग्रेस का चूस लिया जाए, उस काम में लगे हैं। वो कोई जमीनी काम नहीं कर रहे हैं। एक जमाना था कि कांग्रेस ताकत में थी, दिल्ली में सरकार थी, लखनऊ में सरकार थी। 89 के बाद जो कुछ भी हुआ, जब ये मंदिर आंदोलन चला, और ये मंदिर आंदोलन भी कांग्रेस की देन थी। अगर 47 में उस जमाने में मस्जिद के अंदर मूर्तियां नहीं रखी गई होती, ताला नहीं खुलवाया गया होता, शिलान्यास नहीं किया गया होता, ये सारा काम हिंदू राजनीति को प्रेरित करने के कांग्रेस ने किया। लेकिन उसका फायदा बीजेपी उठा लेगी, क्योंकि उस क्षेत्र के खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के थे। धर्म के खिलाड़ी ये नहीं है कांग्रेस के। इन्होंने धर्म का खेल खेला था, लेकिन धर्म के खेल में ये पराजित हो गए, वो जीत गए। उसके बाद से जो कांग्रेस का वोट था, जैसे ब्राह्मण था, ठाकुर था, बनिया था, जाटव थे, आपके मुसलमान थे, वो मंदिर के आंदोलन के बाद बिखर गए। कुछ हिस्सा सपा के साथ चला गया, कुछ हिस्सा बसपा के साथ चला गया, कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। आज की तारीख में कांग्रेस उस ओर से एकदम खाली है। जब तक ये अपने ओर आज सही है कि ब्राह्मण वर्ग में बड़ी हलचल है, ब्राह्मण वर्ग में बहुत असंतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर अपलाहट है, लेकिन वो अपलाहट भी तब आप उसको सार्थक रूप से ले पाएंगे, अपने साथ जोड़ पाएंगे, जब आप उनके बीच में जाकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का काम नहीं हो रहा है। प्रियंका जी मेहनत कर रही है, ये सही है। प्रियंका जी लड़ रही है, ये भी सही है। प्रियंका और राहुल जी के अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पर है तो लोग लड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों लड़ रहे हैं और इसका संदेश भी जनता में अच्छा जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। विनय जी, मेरा एक सवाल आपसे और है। आपने कहा प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही हैं, लोगों के बीच संदेश भी जा रहा है, पर यह संदेश क्या वोट की शक्ल में कन्वर्ट हो पाता है? प्रियंका गांधी को एक बंद मुट्ठी के तौर पर कांग्रेस के अंदर आंका जाता था।
लोग भी मानते थे कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि है, जब प्रियंका गांधी आएगी तो कमाल हो जाएगा। वो कमाल वाकई हो गया 2019 में। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, प्रियंका गांधी को जब उत्तर प्रदेश की कमान मिली। आपसे सवाल है कि क्या पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के प्रयास और उनके नेतृत्व से एक सशक्त विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, या कई पार्टियां हैं उनमें से कांग्रेस भी एक रहेगी, बस इतनी हैसियत है? देखिए, अभी तो आज की तारीख में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा जी कि कांग्रेस पार्टी के नीचे का वर्कर समाप्त हो चुका है जी, उस वर्कर को तैयार करने का कोई काम नहीं हो रहा है जी जो लोग लखनऊ दिल्ली में बैठे हुए हैं वो कांग्रेस की गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं जी, और वो अपने नेता को कैसे खुश किया जाए उसको खुश करने का काम तो हो रहा है जी, लेकिन नीचे धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। धरातल में काम समाजवादी पार्टी कर रही है, धरातल में काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी कर रही है, इसके नेता शिवपाल जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, अपने वर्कर को जागरूक कर रहे हैं, बसपा अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन जनता के बीच में जो निचले स्तर पर ज्यादा काम होना चाहिए वो प्रियंका जी जब तक बहुत कठोर रूप से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं करेंगी तब तक पार्टी खड़ी होने में इनके सामने दिक्कत है। बेरिया जी को लगता है कि प्रयास जो भी हों पर जमीनी स्तर पर काम तो खड़ा अभी तक नहीं हुआ है, और जब तक काम खड़ा नहीं होगा तब तक विकल्प बनना संभव नहीं होगा। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं उससे पहले ब्रजेश सौरभ जी के पास जाना चाहता हूं। ब्रजेश सौरभ जी से समझना यह चाहता हूं कि 80 सदस्यीय लोकसभा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महज 1 सीट रखने वाली कांग्रेस 403 की सदस्य संख्या वाली विधानसभा में घोषित तौर पर 7, व्यवहारिक तौर पर मात्र 5 सीट रखने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश की ओर रुख क्या करती हैं? भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। जब उस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं आपके अनुसार, संख्या की दृष्टि से भी कुछ दिखता नहीं, तो आपके नेता इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं? इतनी फड़फड़ाहट, इतनी अकुलाहट, इतनी बेचैनी किस लिए? स्वतंत्र देव सिंह 3/4 बहुमत प्राप्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और परेशान हो जाते हैं प्रियंका गांधी के आने से। क्या ये अपने आप में एक ताकत का एहसास नहीं कराता गांधी परिवार की और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का? जी हिमांशु जी, आपने प्रश्न बहुत ही सामयिक किया है जी। ये बताइए कि पहले मैं अपने मित्र सुरेंद्र जी की बातों का, उनके कथन का जवाब दूं, या आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दूं, या आदरणीय बेरिया जी ने जो बातें कही है उसका जवाब दूं? आप अपनी सहूलियत से जिसमें ज्यादा बेहतर महसूस कर पाए क्रमवार दे दीजिए, पर जवाब तीनों का दे दीजिए। सबसे पहले मैं मित्र सुरेंद्र सिंह जी को बधाई दूंगा जी कि उन्होंने इतनी निर्मम मीमांसा, वो निर्मम शब्द बहुत बार बोल रहे हैं तो मैं निर्मम मीमांसा की बात कर रहा हूं जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी का नामकरण उन्होंने अपनी पार्टी से किया जी, इसके लिए बधाई जी कि कम से कम उनको हमारी पार्टी में इतना लगाव है कि अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी वो कांग्रेस के नाम से लेना चाहते हैं जी। ये उनकी गहरी जो गहरा लगाव है हमारी पार्टी के प्रति, उसके लिए एक बात उन्होंने कही, गांव गांव पांव पांव, लेकिन ये फेल कहां हुए इन्होंने ध्यान नहीं दिया। गांव गांव पांव पांव करते करते छांव छांव में चले गए जी। छांव छांव में, एसी में, डीसी में, उड़ने में, 5 स्टार में, 7 स्टार में, यहां से वहां, सब करते करते जैसे अभी आदरणीय बेरिया जी ने कहा कि इनके पास कार्यकर्ता के नाम की कोई प्रजाति नहीं बची है जी। सुबह से शीघ्रम एक संस्कृत का 2 शब्दों का एक वाक्य है जिसको कहते हैं कि जो काम करना है उसको शीघ्र करिए, शुभ काम शीघ्र करिए। हिमांशु जी, अगर कांग्रेस जन 2021 में प्रियंका जी को लॉन्च करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पांव कांपने लगे हैं, ये तो आज के दिन का, और मैं बताऊंगा 2021 का सबसे बड़ा मजाक आपने किया है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पांव कांपने लगे हैं, हमारे नेतृत्व के पांव कांपने लगे। मैं आपको सच बीच में रोकना चाहूंगा, शुरुआत किसने की? माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। एक पार्टी
कुल 1 लोकसभा सदस्य, 403 की विधानसभा में कुल 5 व्यवहारिक रूप से सदस्य, और उसकी प्रभारी महासचिव के आने मात्र की खबर स्वतंत्र देव सिंह जी दे रहे हैं। तो ये शुरुआत किसने की ब्रजेश जी? मजाक की? 1 मिनट, बिल्कुल हिमांशु जी, कैटेगरी की मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि एक शब्द हमारा है। आपने खुद कहा प्रियंका वाड्रा जी, कैसी यात्रा चल रही है जी, 2 साल पहले तक वाड्रा और चुनाव आने से पहले फिर गांधी। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो बात कही कि प्रियंका वाड्रा मैदान में आई हैं, गांधी का नाम मुलम्मा ओढ़ करके आई हैं, आखिर ये क्या सिद्ध करना चाहती हैं? आप देखिए, एक परिवार की पहचान पिता से दादा से होती है। दादा का पिता कौन थे? नाना कौन थे? नाना जवाहरलाल नेहरू जी थे। पिता दादा कौन थे? फिरोज खान थे। और पिताजी कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी जी, देश के अच्छे। सौरभ जी बहुत विनम्रता के साथ कहने दूंगा, फिरोज खान किसी का नाम नहीं था, फिरोज गांधी ही नाम था। फिरोज गांधी कोई मुसलमान से ताल्लुक नहीं रखते थे, बहुत स्पष्टता के साथ पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस्लाम से प्रताड़ित होकर ही पारसियों ने भारत को अपना दूसरा घर बनाया था। फिरोज गांधी पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उस पारसी समुदाय से जिससे टाटा आते हैं, जिससे गोदरेज आते हैं। तो इसलिए फिरोज खान तथ्य सही आपसे अपेक्षा है। करेंगे हिमांशु जी, आप पैरवी करेंगे या नहीं? हिमांशु जी, आप पैरवी करेंगे या हमारा जवाब लेंगे? अगर आपको बोलना है तो फिर मैं अपने को शांत करता हूं। फिरोज खान पूरी, आप गूगल से लेकर विकिपीडिया तक जहां तक सर्च करना हो, आपको 50% कॉलम में फिरोज खान का नाम और उनके व्यवसाय का विवरण तक मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जैसे अभी इन्होंने कहा, हमारे मित्र ने कहा स्वतंत्र देव का नाम कांग्रेस सिंह था जी। क्या आंकड़ा प्रस्तुत किया जी। इतना बढ़िया आंकड़ा कि कांग्रेस सिंह। अगर एक प्रमाण ये कहते हैं कि उनकी मार्कशीट में है, तो मैं अपने मित्र से कहूंगा कि मित्र उसको प्रस्तुत करिए। आपने इस तरीके का आरोप लगा दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। 1947 में प्रचंड बहुमत में कांग्रेस आई थी। 1989 तक प्रचंड बहुमत में थी। मैं फिर कह रहा हूं, प्रियंका जी आई हैं, कांग्रेस प्रचंड बहुमत में आएगी, लेकिन 2047 में। जी, बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। 2047 का फार्मूला कहां से निकाला? भाजपा के पराभव का ऐलान है ये, या कांग्रेस के पुनर्वास का ऐलान है? ब्रजेश सौरभ जी, मैं तो यही कह रहा हूं, 2047 में देश आजाद हुआ था जी। 2047 में कांग्रेस भी आ जाएगी, वापस आ जाएगी, यही तो मैं कह रहा हूं। 2047 में सरकार जो बनी थी, अंतरिम सरकार, तो वो तो कांग्रेस की ही थी ना। फिर 1947 में जो बनी वो 2047 बन जाएगी। इसकी शुभकामना जी। तो ब्रजेश सौरभ जी जो है 2047 के संदर्भ में कांग्रेस का भविष्य देख पा रहे हैं। फिरोज खान के संदर्भ में उनका कहना है कि गूगल को देखिए, विकिपीडिया को देखिए। उनका कहना है आप क्यों पैरवी कर रहे हैं? मैं पैरवी नहीं कर रहा ब्रजेश जी। तथ्यों के संदर्भ में ईमानदार होना इस देश की पहली जरूरत है। फिरोज गांधी एक सम्मानित नाम भारत की राजनीति में, जिनका ताल्लुक पारसी धर्म से था। इस तथ्य को हमें बहुत ईमानदारी से जानने, समझने और बूझने की जरूरत है। बहरहाल हमारा विषय प्रियंका गांधी की वल्दियत नहीं है, हमारा विषय है कांग्रेस की हैसियत और प्रियंका गांधी की कोशिश। प्रेम कुमार जी मेरे साथ में, और प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं, उल्लेख किया सुरेंद्र राजपूत जी ने कि 2009 को मत भूलिए, कांग्रेस ने कमाल किया था, 22 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में समझौता करके वह चुनाव लड़ा गया था, और बिला शक कांग्रेस को आखिरी उपलब्धि के तौर पर 2009 का लोकसभा चुनाव ही याद रखना चाहिए। 18% तक वोट भी मिला था, लेकिन वो एक उपलब्धि 3 दशक की विफलताओं पर पानी नहीं फेर सकती। जो असफलताओं का लगातार सिलसिला है, उसमें प्रियंका गांधी ने क्या 3 साल में ऐसा कुछ किया है जिसमें 6% वोट का आंकड़ा 36-46 तक पहुंच सकेगा? आपसे सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आखिरी चुनाव में कुल वोट प्रतिशत 49 तक पहुंच गया है 2019 के लोकसभा चुनाव में। इतनी बड़ी चुनौती के बीच में प्रियंका गांधी क्या है? निश्चित रूप से हिमांशु जी,
3 दशक कोई छोटा समय नहीं होता जी 3 दशक पहले सुरेंद्र राजपूत जी भी स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे जी तो इस दौर में पार्टी ने जो देखा है, आंकड़े पार्टी के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। जो 2009 की बात है वो उम्मीद जगाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए होते हैं, हो सकते हैं जी। लेकिन प्रियंका गांधी एक्टिव हैं और पॉलिटिकल क्षेत्र में इस हद तक एक्टिव हैं कि आपने ऐसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी प्रियंका की गतिविधि विवश कर देती है कि वो टिप्पणी करे जी। तो इसके भी एक मायने हैं, निरर्थक नहीं है। अगर कोई असर ही नहीं होगा तो उस पर प्रतिक्रिया क्यों आएगी जी। ये महत्वपूर्ण बात है। अब मैं इसको थोड़ा बताना चाहता हूं कि क्या असर है या हो सकता है जी। यह संभव है कि कांग्रेस पार्टी वो फिगर नहीं लेके आए आफ्टर इलेक्शन, जो कि आमतौर पर सफलता जिसको बोला जाता है, यह संभव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान जिस तरीके से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर और पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह खड़ा किया है, पिछले दौर में ये प्रयास नहीं देखे गए थे। ये प्रियंका गांधी के ही नेतृत्व में हुआ है। ये मैं मतलब यूं ही तारीफ में या प्रशंसा में नहीं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। इस दौरान कोशिश हुई है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है, लेकिन फिर भी इससे परिणाम निकलेंगे ये मैं नहीं मानता, नहीं मैं भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता और मैं व्यवहार में जानता हूं कि इसके परिणाम इतने जल्दी नहीं मिलने वाले, क्योंकि राजनीति में विकल्प कौन है ये महत्व रखता है, परसेप्शन महत्व रखता है, नीति और उसका प्रभाव महत्व रखता है। और इस मायने में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी है विकल्प के तौर पर जी। लेकिन पिछला चुनाव भी हमने देखा था कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था। तो उन अनुभवों से जो राजनीतिक दलों ने सीखा है वो ये कि कांग्रेस का जो अपना वजूद है, प्रभाव है, वो अपने दम पर लड़ने में है, किसी के साथ जुड़कर लड़ने में नहीं है। और कांग्रेस अपने दम पर जब लड़ती है तो आप जानते हैं कि आज के समीकरण में एक ब्राह्मण फैक्टर भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में जी। एक ये सारी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हैं इस उम्मीद में कि ब्राह्मण बीजेपी में कोफ्त महसूस कर रहे हैं। इस पर बीजेपी हो सकता है कि ब्रिजेश जी सहमत ना हो, लेकिन एक स्थिति तो है कि लोग सब लोग लुभा रहे हैं, किसी और जाति को तो नहीं लुभा रहे। तो ब्राह्मणों को आकर्षित करने की क्षमता कांग्रेस में और निस्संदेह प्रियंका गांधी वाड्रा में दूसरे के मुकाबले ज्यादा है। ये नहीं तो जितिन प्रसाद को तोड़कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो लाया गया है वो उसका प्रमाण है। तो ये जो एक्टिविज्म है, इससे एक कांग्रेस जो भी वोट लेगी, जो भी सीट जीतेगी, उससे अगर किसी के परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी। यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जिस वजह से प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से बीजेपी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आता है। वो पांव हिलने वाली बात जो आपने कही थी और ब्रिजेश जी ने उसको छांव से जोड़ा था, तो वहां पर छांव भी सही है, ऐसा नहीं है कि ब्रिजेश जी ने हठात गलत कह दिया। आज राजनीति का एक हिस्सा है, ध्यान देंगे, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। आज हेलीकॉप्टर जिन शहरों तक जा सकता है, नेता वहीं तक पहुंचते हैं। ये एक सच्चाई है। कार्यकर्ता जिनके पास है उनको बेनिफिट है, लेकिन जहां हेलीकॉप्टर जहां तक है, हेलीपैड बने हुए हैं, नेताओं का जो अवतरण वहीं होता है। किसी भी पार्टी में देख लीजिए ये स्थिति है। तो छांव वाली भी बात सही है, लेकिन पांव हिलने लगे हैं। इसका कारण यह है कि प्रियंका गांधी निश्चित रूप से किसी और नेता के मुकाबले कांग्रेस में ज्यादा उम्मीद पैदा कर पाती है। आपने एक और बात कही थी कि 2019 का उदाहरण दिया था, जब प्रियंका गांधी आई थी तो परफॉर्मेंस उल्टा क्यों हो गया जी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय 2 प्रभारी थे मध्य प्रदेश में। एक प्रभारी आज बीजेपी में है, मध्य प्रदेश, क्षमा करेंगे, उत्तर प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में आज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो भी प्रभारी थे और वो भी सेम कैपेसिटी में थे। और उस समय सिंधिया जी का आप निकाल लीजिए, वो पूरे समय में आधा समय तो विदेश का दौरा कर रहे थे। इतनी गंभीरता थी चुनाव को लेकर के उनमें। तो प्रियंका गांधी तुरंत उन्होंने जिम्मेदारी भी संभाली थी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
और मैं इसमें दोष सिंधिया जी का नहीं देना चाहता। अब तब तो ये आप कहेंगे जितिन प्रसाद जी जो प्रभारी बनाए गए असम में, पश्चिम बंगाल में, उन्होंने मेहनत की। आप देख लिए किस तरह की मेहनत उन्होंने की होगी कि वो आज बीजेपी के खेमे में बैठे हुए हैं। तो ये खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। प्रेम कुमार जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको। प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जो उम्मीद ज्यादा जगा पाती हैं। प्रियंका गांधी के आने से हलचल तो है, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के सम्मुख जो चुनौती है उसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने में 2 दिन, 3 दिन और 5 दिन का दैनिक मात्रा से काम बन जाएगा। प्रेम कुमार जी, आपके पास इतना लंबा पत्रकारिता का तजुर्बा है, और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है, जहां पर कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का एक बेहद मजबूत संगठन है। समाजवादी पार्टी की अपने पास लॉयलिस्ट लोगों की एक फौज है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के पास अपनी पर्सनल वोट बदल देने की ताकत है। उसके मुकाबले में प्रियंका गांधी महीने, 2 महीने में 2 दिन, 3 दिन देने से कमाल कर देंगी। क्या आपको नहीं लगता है जो चुनौती कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में है, उसमें प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना तो अफोर्ड कर सकती हैं? कहानी 2-3 दिन के आने से बन जाएगी। क्या इस पर आपको एतबार है? क्या शिव कुमार बेरिया जी जो बात कह रहे हैं जमीनी स्तर पर काम खड़ा करने के लिए, क्या ये 2-3 दिन देने से काम खड़ा हो जाएगा? सवाल है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हिमांशु जी। और ये बात सिर्फ इस बात का बचाव भी कोई नहीं कर सकता कि वो समय कम क्यों दे रही हैं और ज्यादा देना चाहिए। कि कोई नेता अपनी राजनीतिक जमीन पर जब तक ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं देता, किसी भी क्षेत्र में हम जितना वक्त देते हैं उसी हिसाब से सफलता मिलती है। पर यह भी बात सच है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ है। हम तो नोएडा, गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन फील करते हैं जैसे दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा फील वो करती हो, लेकिन फिर भी ये बचाव नहीं हो सकता। उनको तो फील लखनऊ में आके करना और कराना होगा, ताकि वो पूरब, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। लखनऊ में बैठकर आपको पूरब भी देखना है और पश्चिम भी देखना है। पश्चिम की सियासत भी देखनी है, पूरब की सियासत देखनी है। तो इसके लिए उनको खूंटा गाड़ना पड़ेगा, ये जरूरत है। लेकिन अब तक जो किया है उसको भी सराहना मिल रही है कांग्रेस से, लेकिन जिस अनुपात में सफलता मिलनी चाहिए उस हिसाब से आपके प्रश्न, आपकी शंका बिल्कुल एकदम मानने लायक बात है, जायज बात है। इस बात को प्रेम कुमार जी इत्तेफाक रख रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आवाज बनकर हमारे कार्यक्रम में सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या सुरेंद्र राजपूत जी मानते हैं कि जो चुनौती उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के संदर्भ में है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास के साथ मेल नहीं खाते। वो कांग्रेस जिसके संदर्भ में कहा जाता था कि अगर किसी ढेले को भी प्रत्याशी बना दोगे तो वो जीत जाएगा क्योंकि वो कांग्रेस से लड़ रहा है, उस कांग्रेस से चुनाव लड़ना जमानत जब्त हो जाने की गारंटी पिछले कुछ चुनावों में बन चुका है। कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है उनमें से 90% सीटों पर जमानत जब्त कराती है। क्या उस कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी की इतनी सक्रियता पर्याप्त है सुरेंद्र जी, या आप जैसे कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि इस नेता का और समय और योगदान और सक्रियता आपकी और पार्टी दोनों की जरूरत है? देखिए हिमांशु जी, हर आदमी चाहता है, हर पार्टी का चाहता है कि उसका राष्ट्रीय नेतृत्व उसके पास रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की अपनी विवशताएं होती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का काम दिशा निर्देश देना होता है, और दिशा निर्देश लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, वो अगर काम ना कर रहे हो तो वहां पर आपको समस्या आएगी। आप हमें बताइए, अभी इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी राष्ट्रीय प्रभारी बनाया, इससे पहले क्या नाम राधा मोहन सिंह जी थे, कितना उत्तर प्रदेश में रहते थे। लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे पास रहे। लेकिन प्रियंका जी के पास जितना समय होगा वो दिशा निर्देश देने के लिए वो पूरे समय को देती हैं, और जब वो दिल्ली भी रहती हैं तब भी लगातार अपनी पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, जिला अध्यक्षों से, शहर अध्यक्षों से लगातार वो मीटिंग में रहती हैं। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, और उसी का नतीजा है कि आज हमारा संगठन बूथ लेवल पे पहुंचा है।
जी मैं आपको बहुत साफ बताता हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का ही सक्रिय नेतृत्व है कि आज की डेट में हम हर सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां थी, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस को लेकर के हो, और चाहे वो महिलाओं के सम्मान को लेकर के हो, चाहे वो कोरोना काल में हुई विफलताओं को लेकर के हो, और चाहे वो कोरोना काल में 10 लाख किट मेडिकल बंटवाने की बात को लेकर के हो, कांग्रेस फ्रंट लाइन में आपको खड़ी दिखाई दी है। ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी के सक्रिय नेतृत्व का ही प्रमाण है। एक बात अभी ब्रजेश जी ने कही, पुराने मित्र हैं लेकिन हमें लगता है कि पढ़ लिख करके नहीं आते। मैंने कोई उनके ऊपर क्या नाम स्वतंत्र देव सिंह जी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि स्वतंत्र देव सिंह जी जब पत्रकारिता करते थे तब उनका नाम कांग्रेस सिंह था, उनके मां बाप ने रखा था, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है। स्वतंत्र भारत में जब वो नौकरी करते थे, संघ से जब वो जुड़े, तब उन्होंने अपना नाम स्वतंत्र देव रख लिया था, कांग्रेस सिंह के से हटा करके। और ये बात श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से स्वयं पूछी जा सकती है, उन्होंने स्वयं कहा, और ये तमाम इंटरव्यूज उनके हैं, आप चाहें तो ले लीजिए। सूरज जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक व्यक्ति का नाम कभी कांग्रेस सिंह हुआ करता था, बदलते वक्त के साथ उसने अपना नाम बदल दिया। क्या यह अपने आप में आपके लिए सोच का और विचार का विषय नहीं है कि वक्त गुजरने के साथ लोग ये महसूस करने लगे कि कांग्रेस का उनके साथ नाम जोड़ना सम्मानजनक नहीं है, और उन्होंने अपना नाम बदल लिया? सुरेंद्र राजपूत जी, आपको इस बात में गर्व है या इस बात पर पुनर्विचार की गुंजाइश महसूस करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मां बाप का दिया हुआ नाम एक व्यक्ति को बदलने की जरूरत आन पड़ गई? कांग्रेस ऐसा क्यों हो गया कि व्यक्ति के लिए गर्व का नहीं बल्कि नाम परिवर्तन का विषय हो गया? कोई और शब्द प्रयोग नहीं करता, पर क्या सुरेंद्र जी, ये अपने आप में विचार का विषय नहीं है, सोच का विषय नहीं है, चिंतन का विषय नहीं है? सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल ये विषय है, और ये विषय स्वतंत्र देव सिंह जी के लिए है। स्वतंत्र देव सिंह जी को जवाब देना चाहिए इस बात का कि क्या उन्हें शर्म आ रही है जी, या उन्होंने संघ की दबाव में काम किया या उन्होंने किसी और दबाव, ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मुझे तो कांग्रेसी होने में गर्व महसूस करता हूं, और मैं नहीं उन लोगों में हूं जो लगातार 5 साल 10 साल में अपनी पार्टियां बदलें, कभी किसी पार्टी में जाएं, कभी किसी पार्टी में जाएं। तो सच बात यह है कि मैं तो आज तक कांग्रेसी था और आगे भी कांग्रेसी ही हूं, और भाजपा विरोधी था और भाजपा विरोधी रहूंगा। तो सुरेंद्र राजपूत जी का यह मानना है कि कोशिश तो रहती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ज्यादा से ज्यादा समय दे, लेकिन जितना भी वो समय दे रही हैं उससे हमारा काम बूथ स्तर तक पहुंच गया है। मैं वापस शिव कुमार बेरिया जी आपके पास में आता हूं और आपसे समझने की कोशिश करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी को लग रहा है कि उनकी पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बूथ तक पहुंच गई है। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, कांग्रेस 270 सीटों पर जीती है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, एक आंकड़ा है। 571 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, 711 सीटें हैं जिन पे वो तीसरे नंबर पर रही। क्या ये आंकड़े आप जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ को कांग्रेस को एक ताकत के तौर पर स्वीकारने के लिए पर्याप्त हालात बना देने के लिए सहमत नजर आते हैं? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी एक परिपक्व नेता और बहुत सुलझे हुए विचारक के रूप में जाने जाते हैं जी, लेकिन मैं इनकी इस बात से असहमत हूँ जी, कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बूथ स्तर तक पहुंच गया है जी, मैं इससे असहमत हूँ। जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश सेक्युलर देश है, और अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हमला जी, उस पार्टी पर होता है जिस पार्टी के को ये वजूद में मानते ही नहीं है, कि उपहास के रूप में लेते हैं, तो क्या कारण है कि भाजपा का हर नेता प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का हमला करता है? जब उनकी कोई हैसियत नहीं है तो हमला करने की जरूरत क्या है? हमला उन पर किया जाता है। लोग पत्थर भी जो पेड़ फल वाला होता है उसी पर मारते हैं। तो लगातार हमला कांग्रेस पर करने का मतलब ये है कि वो मानते हैं कि कांग्रेस हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है और भविष्य में कांग्रेस की हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी देश में बन सकती है, इसलिए लगातार वो कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हैं। और मैं अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये भी कहना चाहता हूँ कि बहस करते वक्त हम लोग राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल भी रखें। प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी को और उनको फिरोज खान बताना ये बहुत छोटी मानसिकता का प्रतीक है। प्रियंका गांधी जो है
वो एक भारतीय हैं। प्रियंका गांधी उस खानदान से ताल्लुक है जिनके बाप 12-12, 13-13 साल उनके नाना जेल में रहे। मोतीलाल नेहरू जी जेल में रहे, कमला नेहरू जी जेल में रही, इंदिरा गांधी जी भी नाबालिग होते हुए भी एक बंदर सेना बना करके वो भी जेल में रही। और एक तरफ उनका इतिहास है जो आजादी के पहले अंग्रेजों का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को मुंह से ये शोभा नहीं देता। अब मैं पूछना चाहता हूँ, दादा भाई नेहरू जी कौन थे? ये भी तो पारसी थे। एक पारसी को खान बताना और ये उपहास उड़ाना प्रियंका वाड्रा का, ये मैं बहुत ही अनैतिक और बहुत ही राजनीति में खराब चीज मानता हूँ। हमारे राजनीतिक मतभेद किसी से भी हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद रखिए, लेकिन राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग देश के लिए काम करते हैं। आप भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त। ऐसा नहीं है कि आप जब बोले तो अपने विपक्षी को देशद्रोही कह दें। आपका तो जो भी विरोध करता है, जेएनयू में विरोध हुआ तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया, जामिया में घुस करके लाठीचार्ज लड़कियों को पिटवाया, उसके बाद जिनको पीटा गया उनको जेल भेज दिया गया। इस पर किसानों का आंदोलन चला, उनको खालिस्तानी से लेकर के और मौली तक कहा गया। जो भी इनके खिलाफ लड़ेगा या अपनी बात कहेगा उसको ये देशद्रोही पाकिस्तानी तुरंत उसे वो उसका नामकरण कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये चीजें बहुत अच्छी राजनीति में नहीं है। हम लोग विचारों के आधार पर विकास के नाम पर चुनाव लड़े, न कि हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़े। बड़ी गंभीर किस्म की बात शिव कुमार बेरिया जी आपने कही, लेकिन मैं एक राजनीतिक बात आपसे करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ है, फिर भी सहयोगी दलों को साधती है, सहयोगी दलों की तलाश में रहती है। समाजवादी पार्टी विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन वह भी छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इस संदर्भ में अपने प्रयास छोड़े नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा है कि हम अकेले ही चलेंगे। राजनीतिक दृष्टि से ये कांग्रेस का जो फैसला है अकेले चलने का, ये अपनी ताकत का एहसास होने के कारण है या कांग्रेस के साथ कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है तो खुद ही कह दिया हम अकेले ही चलेंगे? किस दृष्टि से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वे राष्ट्रीय नेता हैं। अब उनका क्या विचार है या उनके दल के अंदर क्या विचार होता है, ये फैसला तो हम लोग करेंगे नहीं, तो फैसला उन्हीं को करना है जी। लेकिन ये बहुत अच्छा होता अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन हो जाता, तो एक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई आसान हो जाती जी। लेकिन विपक्षी गठबंधन न बनने की वजह से कभी कभी दिखने लगता है कि लड़ाई हमारी कमजोर हो रही है जी। लेकिन जहां तक मैं मानकर चलता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ा प्रतिरोध समाजवादी पार्टी से झेलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं या उनका जो वादा किया गया था, उस वादों को उन्होंने जुमले के रूप में परिवर्तित कर दिया, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेरिया जी, इसके साथ में मैं वापस ब्रजेश सौरभ जी आपके पास रुक करता हूं और कांग्रेस की हैसियत को आपका अनुभवी राजनीतिक मन किस दृष्टि से देख पा रहा है? एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर, या जैसा शिव कुमार जी दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी विकल्प रहेगी, या कांग्रेस भी कोई विकल्प के तौर पर रहेगी? क्या देख पा रहे हैं आप? माननीय शिव कुमार बेरिया जी की बातों का मैं सम्मान करता हूं जी, और उनको मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो लगता है कि मैंने एक इतिहास को और जो दस्तावेजों में दर्ज है वो बात कह दी, तो माननीय बेरिया जी ने उसको हमारी ओछी राजनीति के तौर पर देखा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर उन्होंने मुझे करेक्ट किया तो मैं करेक्ट भी हो लेता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि हिमांशु जी आप उस विषय को इग्नोर कर रहे हैं कि पिकनिक जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी फिर पिकनिक मनाने आ गई जी। विषय ये था जी। विषय ढेर सारी चीजें हम लोग उससे हट गए और कांग्रेस शब्द का बैनामा हमारे मित्र ने बताया कांग्रेस उनका है। कांग्रेस तो अमेरिका की, अमेरिकन गवर्नमेंट में भी वहां पर भी कांग्रेस की एक बैठक होती। कांग्रेस एक शब्द है, वो किसी पार्टी और किसी चेहरे का नहीं है। वो पहले अपना अध्ययन करेक्ट करें। कई देशों में वहां पर कांग्रेस एक शब्द कॉमन फिनोमिनन के तौर पर लिया जाता है। उन्होंने बता दिया कांग्रेस जो है ये हमारा पेटेंट है, पेटेंट नहीं है। इनको करेक्ट करता हूं, अध्ययन ये भी अपना दुरुस्त करें। और मैं एक बात इतना कहना चाहता हूं कि शिव कुमार बेरिया जी ने कहा कि विकल्प या आमने सामने लड़ने की बात वो करे
जिसका अपना कोई वजूद जनता जनार्दन के बीच में दिख चुका हो जी। अगर शिव कुमार बेरिया जी कहते हैं तो ये बात स्वीकार करने योग्य है जी। अगर एक बार बीएसपी भी कहती है तब भी स्वीकार करने योग्य है। लेकिन 7 साथियों में 5 भी ना बचे हों, साबुत 5 भी ना बचे हों, वो लोग ये कह रहे हो। एक आज हमने अखबार में पढ़ा था कि जब आ गया चुनाव तो उमड़ने लगा लगाओ जी। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ने लिखा है, जब आ गया चुनाव तो उमड़ने लगा लगाओ जी। उमड़ने लगा लगाओ। अब इन सब का लगाव बढ़ने लगा है। देखिए आना जारी हो गया है। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उनके लिए ताका झांकी करना चालू किया। मैं कहना चाहता हूं मित्र, अपना घर देखो, अपना घर संभालो जी। 5-7 चुन के आए थे, 5 भी नहीं बचे। फिर कहते हो कि हम विकल्प बनेंगे। यहां पर बेरिया जी की बात को मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूं जी। बेरिया जी ने जो बात कही, अगर उनका नेतृत्व तो उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर उनका संख्या बल, उनका संगठन, ये सारी चीजें हमारे सामने दिखते हैं जी। लेकिन वो जो बहुत बड़ा पावर का चश्मा लगा करके भी देखा जाए ना दिखाई पड़े, वो कहते हैं कि हम विकल्प बनेंगे, हम टक्कर दे देंगे। हम एक सवाल है मेरा आपसे बड़ा विनम्रता पूर्वक, और वो सुरेंद्र राजपूत जी ने ही वो सवाल पूछने का मुझे माहौल दिया है। सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया कि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी, आज 303 पर पहुंच गई, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। अब आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप 125 साल से भी ज्यादा पुरानी, तकरीबन 136 साल हो रहे हैं, पुरानी राजनीतिक पार्टी को आपसे प्रेरणा लेते हुए देख रहे हैं, आपके 2 से 303 तक पहुंचने को वो एक आधार मान रहे हैं कि आप पहुंच सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं पहुंच सकते। 7 से अगर वो 217 होने की कामना कर रहे हैं तो आपको अपना आदर्श बनने को लेकर इतना ऐतराज क्यों है। अगर भाजपा की सफलता को सुरेंद्र राजपूत जी स्वीकार करते हुए कोई प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं या कांग्रेस प्रेरणा प्राप्त कर रही है, तो ब्रजेश सौरभ जी इतने परेशान क्यों हो गए, ये जिज्ञासा है मेरे मन में। थोड़ा इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। बिल्कुल मैं करता हूं। पहली बात तो हमको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, हमारी पार्टी को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं जी। एक बात और कहूंगा कि वो 1984 की बात करते हैं, हम दो थे जी, आज 303 हुए जी। कितना बड़ा कालखंड बीत गया जी। वो भी धैर्य रखें। हो सकता है उनकी भी भाग्य में ऐसा कुछ लिखा हो कि 84 से 2019 का कालखंड या 2014 का कालखंड हमको पार करने में समय लगा। हमने संगठन खड़ा किया, घर परिवार, दरवाजे चौखट पर दस्तक दी और यहां तक पहुंचे। उनके पास यही ढांचा था, हिमांशु जी धैर्य से सुनिएगा, यही ढांचा था। आजादी के बाद से वही एक पहचान थे देश की, लेकिन क्यों सिमट गए, क्यों आज 2 के बजाय 1 रह गए, ये विचारणीय प्रश्न उनके लिए है। अगर प्रेरणा का स्रोत भारतीय जनता पार्टी को 2 के बजाय 303 मानते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी आप निश्चित तौर पर धैर्य रखें, और समय सबका लेखा जोखा लेता है, हमारा भी लेखा जोखा लेगा। आपका लिया, आप 410 से 1 हो गए जी। 4 भी गायब, 0 भी गायब, 1, 3 अंकों में 1 बचा, इकाई रह गए, सैकड़े में थे। हम कह रहे हैं हम 2 में थे, इकाई में थे, लेकिन 303 हुए। तो धैर्य रखें। प्रेरणा का स्रोत भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, सुरेंद्र जी बधाई के पात्र। हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। ये उस वक्त इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हमारा धर्म है जी। मैं इस धर्म को अपनाने के लिए इनको बधाई देता हूं कि इनका धर्म भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। इसके अलावा इनके पास और कोई भी आधार नहीं बचा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। ब्रजेश सौरभ जी आभारी हैं सुरेंद्र राजपूत जी के कि वो भाजपा को अगर अपने प्रेरणा का आधार मान रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं बातचीत के अंतिम दौर की ओर रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास में चुनौती बहुत बड़ी है। 6% वोटों से 40 तक की यात्रा तय करने की बात, 7 सीटों से 403 की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए 203, 204 सीट वर्तमान में किसी चुनौती के तौर पर
आपको महसूस करा पा रही है उपस्थिति, या कुल मिलाकर चर्चाओं में बने रहने के लिए गांधी परिवार का सदस्य होना ही पर्याप्त है और इतने से ही खाना पूर्ति होती रहेगी? मुझे लगता है हिमांशु जी, कांग्रेस अपनी उपस्थिति तो जरूर दर्ज कराएगी जी, और एक जीते हुए जो भी आंकड़े उसके पास आए उस रूप में, और हारे हुए भी जो आंकड़े उसके पास होंगे उससे भी वो किसी और को हराने और जिताने का मादा वो दिखलाएगी इस चुनावी जंग में, मुझे लगता है। और अभी जो बात हो रही थी 84 से लेकर, तो मैं मन ही मन मैं साल जोड़ रहा था, तो मुझे लगा 37 साल बीजेपी को लगे, तो इधर भी कांग्रेस के लिए ज्यादा समय बाकी नहीं है, 5 साल और जी। तो 5 सालों में हो सकता है उसका ये जो चरण है अगले चरण के लिए तैयार हो जाए। तो कांग्रेस के लिए ये समय अपने आप को मजबूत करने का है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। हर बार सत्ता मिल जाए ये जरूरी नहीं है, राजनीतिक पार्टी का धर्म है जनता के साथ जुड़ना, काम करना। वो कांग्रेस करेगी या कोई भी पार्टी करेगी तो हल उसी के हिसाब से मिलना है, बाकी कोई आधार बचता नहीं है। जी, मैं प्रेम कुमार जी लेकिन एक बिंदु पर और आपसे दृष्टि चाहता हूं। प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रिय उनकी मां और उनके भाई के चुनाव क्षेत्र में बहुत पहले से देखा जाता रहा है। विधिवत राजनीति में पदार्पण उनका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ, लेकिन वह दूसरों को चुनाव लड़ाते आई हैं, दूसरों के चुनाव में सहयोग करते आई हैं, पर खुद चुनाव में उतरने के संदर्भ में अभी तक उपस्थित दर्ज नहीं हुई है। क्या 2022 का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने के लिए माहौल देता है? क्या प्रेम कुमार जैसा अनुभवी पत्रकार महसूस करता है कि प्रियंका गांधी को केवल चुनाव लड़ाने की भूमिका नहीं बल्कि चुनावी समर में खुद भी उतरना चाहिए? दौर उस सेना नायक का है जिसमें वो आगे आकर स्वयं मोर्चे पर लड़ता दिखाई देता है, ना कि पीछे बैठकर केवल दिशा निर्देश देते। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? हिमांशु जी, फैसला तो करेंगी प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का नेतृत्व, लेकिन अगर मैं रणनीतिकार होता तो निश्चित, या मैं सलाहकार होता तो मेरी सीधे सलाह होती कि बाकी प्रयासों से जितना इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की सियासत में और चुनावी संभावनाओं पर पड़ने वाला है उससे अधिक प्रभाव प्रियंका गांधी के खुद चुनाव लड़ने में से पड़ेगा, ये मेरी सलाह होती। वो अगर वो लड़ती हैं तो निश्चित रूप से महारथी के रूप में मौजूद होंगी। अभी तो पर्दे के पीछे लड़ती रही हैं, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी को ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जबकि कांग्रेस के लिए सबसे बुरा समय जो दौर गुजर रहा है, उस समय लोगों को अपने अतीत का, अपनी विरासत का फायदा मिलता है, लेकिन प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी को भी अपने अतीत और विरासत का केवल और केवल नुकसान वाला हिस्सा मिला है। कांग्रेस ने जो कुछ बुरा किया है वो सब इनके हिस्से आ जाता है, लेकिन इनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए, संभावना जगाने के लिए, जो उम्मीद जगाने के लिए प्रयास होना, ये बाधा बन जाती है विरासत। ये भी एक चुनौती है, विरासत प्रियंका गांधी के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन इसको काटने में वो खुद जुटी हैं। पर मैं इस विचार के साथ हूं कि उनको खुद चुनाव लड़ करके महारथी के तौर पर खुद को भी एस्टेब्लिश करना चाहिए और अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी एस्टेब्लिश करना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी बातचीत के अंतिम बिंदु पर पहुंचे तो एक बात स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना कांग्रेस को चर्चा का विषय तो बनाने के लिए पर्याप्त हो गया है, लेकिन उसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया जाए उसके लिए अभी और प्रयासों की जरूरत है। प्रेम कुमार जी की राय है, अगर प्रियंका गांधी स्वयं मैदान में उतरती हैं तो वो अपने आप में एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी भरोसे में हैं कि उनके नेता की सक्रियता ने बूथ बूथ तक पार्टी को एक बार फिर पहुंचा दिया है। ये अलग बात है कि विपक्षी दलों के लोग उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन पूरा पैनल इस संदर्भ में तो एक राय है कि प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहना कांग्रेस को सुर्खियों में रखता है, लेकिन ये सुर्खियां सफलता तक पहुंचाएंगी इसके लिए तो इंतजार करना होगा। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर दरअसल कांग्रेस की स्थितियों को लेकर समर्पित है। कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता दोनों ही जिस दौर से गुजर रहा है उसके लिए बशीर बद्र का यह शेर बड़ा ही मुफीद महसूस होता है। बशीर बद्र ने कहा कि जी बहुत चाहता है सच बोले, कि जी बहुत चाहता है सच बोले,
क्या करें, हौसला नहीं होता। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें जरूरत कार्यकर्ता और नेता दोनों के स्तर पर सच बोलने की है। अगर सच बोलेंगे और सच सुनेंगे तो कुछ सच्चे फैसले भी ले लेंगे, और सच्चे फैसले ले लेंगे तो उस खोई हुई विरासत को और उस खोए हुए गौरव को शायद वापस हासिल कर लेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदर प्रणाम।